नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंप्लीफाइड बाय एनके। दिस वीडियो इज अ फिफ्थ पार्ट ऑफ द सीरीज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, रोल, पावर एंड फंक्शंस, यानी कि राज्य के राज्यपाल, उनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं और उनके राज्य में क्या पोजीशन है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। गवर्नर्स यानी कि राज्यपाल। हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है, और वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। सो द गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। यस, यानी कि हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल है जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी कि राज्य के मुखिया होते हैं। जब भी हम यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा मतलब है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से, ना कि किसी देश से। यानी कि देश के अंदर जो राज्य हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। हर राज्य में एक गवर्नर होगा। ये आर्टिकल 153 में बताया गया है। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट under that's described under Article 153 of the Constitution. Yes, so he forms an important parts of the state executive where he acts as a chief executive head. Yes, जो गवर्नर है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं और वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में काम करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर, यानी कि राज्य कार्यपालिका के अंदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी यह है कि जिस प्रकार से देश के अंदर प्रेसिडेंट हैं, वही सेम पोजीशन जो है गवर्नर की हर राज्य के अंदर फॉलो की गई है। यानी कि जैसे कि देश के अंदर राष्ट्रपति होते हैं एज अ हेड ऑफ द स्टेट, वैसे ही गवर्नर जो है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट इन पर्टिकुलर स्टेट, यानी हर राज्य के अंदर, यानी अपने हर देश के अंदर के राज्य जितने भी हैं उनके राज्य के अंदर एक गवर्नर है होंगे और वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, यानी कि राज्य के अध्यक्ष होंगे। यस, सो नॉमिनल होने का मतलब क्या होता है? नॉमिनल होने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो है शासन के अध्यक्ष नहीं होंगे, बट एज अ हेड ऑफ द स्टेट जो है, यानी कि स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे इन कंट्री, बट उन पर कोई रियल पावर्स नहीं होंगी। रियल पावर्स जो है ओनली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होंगी। जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, उसके बाद पीएम होते हैं। ओके, फिर कौन होता है? पीएम के बाद उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। वही सेम स्टेट्स में क्या होती है, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, गवर्नर के बाद सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो ये बात ध्यान रखना, यूनियन एग्जीक्यूटिव का सेम पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं हम, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी फॉलो कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न फॉलो रहा है, बट रोल, पावर एंड फंक्शन थोड़े डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर हम देश की बात करते हैं पूरी, यहाँ हम हर पर्टिकुलर राज्य की बात कर रहे हैं। सो जैसे कि बताया, आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी हर राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल 155 सेज अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 156 सेज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्य के राज्यपाल की क्या कार्यकाल होगा, वो आर्टिकल 156 में बताया गया है। 157 क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करने की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, यानी कि राज्यपाल के ऑफिस से क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या उनके अमोलमेंट्स होंगे, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या सर्विसेज गवर्नर को मिलेंगी। आर्टिकल 166 यानी कि 160, यस, आर्टिकल 160 कहता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टीजेंसीज, यानी कि गवर्नर अपने कार्य कैसे करेंगे सर्टेन कॉन्टीजेंसीज, यानी कि कुछ आकस्मिक स्थितियों में। उस आर्टिकल 160 में ये बात बताई गई है। जैसे आप इसमें लिस्ट में देख सकते हो, ये लिस्ट उन सभी राज्यपाल की है जो अभी अपने अपने राज्य में राज्यपाल हैं करंटली, यानी कि अभी वर्तमान में। जैसे कि आंध्र प्रदेश में है जस्टिस एस अब्दुल नाजिर हैं, अरुणाचल प्रदेश में जनरल कवालिया त्रिविक्रम, वहीं असम में श्री गुलाब चंद कटारिया, बिहार में श्री राजेंद्र विश्व अरलेकर, छत्तीसगढ़ में श्री बिश्वाभूषण, वहीं गुजरात में आचार्य देवव्रत। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट में यहाँ प्रोवाइड की है आपको। आई थिंक ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, फिर भी मैक्सिमम राज्यों के बारे में बताया गया है। यहाँ जो एक कंप्लीट लिस्ट है यूनियन टेरेटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, यानी कि एलजीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो अंडमान निकोबार में एलजी होते हैं, यानी कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। सो अभी जो कौन है, एडमिरल DK जोशी हैं। वहीं चंडीगढ़ में श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में श्री प्रफुल्ल पटेल, एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली में श्री विनय कुमार सक्सेना, LG। जम्मू कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा, LG। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल, एडमिनिस्ट्रेटर। पांडुचेरी में तिमिलिसाई, LG। लद्दाख में देख सकते हो आप, यानी कि श्री BD मिश्रा, यस, LG। सो यहाँ पर हमारे पास कितने यूनिट टेरिटरीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, 8 यूनिट टेरिटरीज हैं। और राज्य कितने हैं अभी? यस, 28 राज्य हैं, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। अब बात करने वाले हैं कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। सो द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यस,
यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है हर राज्य में उनके साइन के द्वारा और उनकी सील के द्वारा, यानी कि उनकी सील यानी कि अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी उनके द्वारा ही डायरेक्टली उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक रोल प्ले करती है। वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। यस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती नाम कि इसको गवर्नर बनाया जाए। यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं, उनको कैसे अपॉइंट करना है, किसको कैसे ऑफिशियली अपॉइंट करना है साइन करके, बस यहाँ पर इतना राष्ट्रपति का काम होता है। बट किसको बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। ओके, इसलिए जो है राज्यपाल को या गवर्नर को एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दिखा जाता है हर राज्य के अंदर। सो नाउ देखते हैं, अनलाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ द गवर्नर। यानी कि प्रेसिडेंट का जैसे इलेक्शन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, बट यहाँ पर गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। बस वो पोस्ट जो है गवर्नर की वो अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और नॉमिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। यस, गवर्नर जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं और वो एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल की संवैधानिक पद होता है, स्वतंत्र, किसी के अंडर में नहीं होता है। द गवर्नर डज नॉट सर्व द यूनियन गवर्नमेंट एंड नाइदर इज अ सबऑर्डिनेट टू इट। यस, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर जो है ना तो यूनियन गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, ना उसके अंदर सबऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। And the nomination of the governor by the union and his appointment by the president in India is based on the Canadian model of government. Yes, जैसे कि इंडिया में गवर्नर को अपॉइंट करने की जो नॉमिनेशन करने की जो प्रक्रिया या जो पोजीशन अपनाई गई है वो सेम पोजीशन जो है कैनेडियन गवर्नमेंट में अपनाया जाता है। तो हमने ये मॉडल जो है कनाडा से ही लिया है। अब बात करते हैं टेन्योर कि उनका कार्यकाल क्या होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया राज्यपाल के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिंस द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हिज ऑफिस हैज़ नो फिक्स टर्म। यस, यानी कि राज्यपाल का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, वो उनका ऑफिस जो है उनका जो कार्यकाल है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट कब तक चाह रहे हैं कि वो गवर्नर बना रहे, यानी कि जो भी व्यक्ति गवर्नर बना रहेगा वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि अब तक उसको गवर्नर बने रहने देना है। तो इसका मतलब क्या है, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर एंड द ग्राउंड्स अपॉन विच ही मे बी रिमूव्ड और नॉट लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उनको हटाने की और वो सारे ग्राउंड्स या वो सारे आधार तय करने की कि उन्हें किस पद पे किस आधार पर हटाया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं लिखे गए। तो यानी कोई ऐसे स्पेसिफाइड टर्म नहीं है, कोई स्पेसिफाइड प्रोसीजर नहीं है गवर्नर को हटाने के लिए उनको पोजीशन से। गवर्नर में ऑल्सो गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय द प्रेसिडेंट, ही ऑल्सो कैन बी रीअपॉइंटेड। यस, प्रेसिडेंट के पास यही पावर है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे उनको ट्रांसफर किया जा सके, वो प्रेसिडेंट तय करते हैं और प्रेसिडेंट ये भी तय करते हैं कि उनका रीअपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है उनको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं किसी और राज्य में एज अ गवर्नर। सो बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, यानी कि उनकी क्या योग्यता होती है। सो यहाँ पर 2 बेसिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड शुड बी 35 ईयर ओल्ड, यानी कि 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और या उससे ज़्यादा, तभी वो गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। बट ये 2 बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, इसके साथ साथ कोई स्पेसिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है कि भाई कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। बट शुड नॉट बी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑफिस में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब में होना चाहिए और ना ही स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब में होना चाहिए। प्लस यहाँ तक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं होना चाहिए जो भी कोई राज्यपाल बनना चाहता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस कि राज्यपाल की क्या शक्तियाँ और क्या कार्य हैं। सो यहाँ पर कैटेगराइज किए गए हैं उनके पावर एंड फंक्शंस को, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर्स और इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स। सो पहले हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती है। नाउ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन द स्टेट आर इन द नेम ऑफ द गवर्नर। यस, जैसे होता है द गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। सो हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से उनके जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है राज्य के अंदर वो गवर्नर के नाम पर ही लागू की जाते हैं। कोई पॉलिसी आती है, कोई कानून आता है, वो गवर्नर के नाम पर ही लागू की जाती है। नाउ अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, जब भी सरकार चुन ली जाती है, नहीं यानी कि जब इलेक्शन हो जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, विधानसभा के, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास होता है, गवर्नर के पास होता है। इन गवर्नर ही जो चीफ मिनिस्टर को और उसके अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या है अपॉइंट करते हैं और उनको ओथ शपथ भी कराते हैं। यहाँ के साथ साथ अलोकेट्स द पोर्टफोलियोज अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जजेस ऑफ द कोर्ट्स। यस, इसके अलावा अदर उनको पोर्टफोलियो अपॉइंट करते हैं, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलेगा, किस मिनिस्टर को मिलेगा, ये भी अपॉइंट या उनको डिसाइड करने का अधिकार गवर्नर का होता है।
और यहाँ तक कि एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी अपॉइंट करने का अधिकार गवर्नर का होता है। और जजेस ऑफ द कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट के जजेस का और अदर जो कोर्ट्स हैं उनके जजेस का अपॉइंट करने का अधिकार, उनको नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर का होता है। नाउ बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं। सो राइट टू समन द एंड प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, यानी कि गवर्नर के पास ये राइट होता है कि जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो गवर्नर इनको बुलाते हैं, समन करते हैं, वहाँ यहाँ तक कि उस सत्र का भी समापन जो है गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। एंड कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, यानी कि राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी गवर्नर के पास होता है। एंड कैन एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। यस, बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जहाँ पर बाई कैमरा लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि 2 सदन है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सेशन एक साथ किए जाते हैं तो उसका एड्रेस यानी उनको उसका सत्र की शुरुआत करना या उसका अभिभाषण जो है गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। एंड कैन नॉमिनेट्स 1 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यस, विधानसभा के अंदर एक व्यवस्था की गई कि एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर जो है विधानसभा के अंदर नॉमिनेट किया जाएगा और उसका नॉमिनेट करने का अधिकार गवर्नर के पास होगा। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होता क्या है, जो भी कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके एक माता पिता फॉरनर होते हैं और एक इंडियन, ओके, यानी कि हाफ इंडियन हाफ फॉरनर, तो ऐसी कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। बट हाँ, अभी 2020 में अमेंडमेंट एक्ट 104 यानी कि 104 संवैधानिक संशोधन के तहत ये व्यवस्था अब हटा दी गई है। यस, 1/6 मेंबर्स ऑफ दिस टोटल स्टैंड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेशन की व्यवस्था है यानी जहाँ विधान परिषद भी है तो वहाँ पर 1/6 मेंबर जो है अपॉइंटमेंट उनकी नॉमिनेट्स किए जाते हैं और उनका नॉमिनेशन जो है किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। यस, नॉमिनेट्स द मेंबर हु पॉजेस स्पेशल नॉलेजेस इन फील्ड ऑफ द लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज। यस, केवल उन मेंबर को ही नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज, एक विशेष ज्ञान होता है इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज। द एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी फॉर बिल टू बिकम लॉ। यस, किसी भी कोई कानून लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा कोई कानून पास किया गया, यस, कोई बिल पास किया गया, तो उसको कानून लाने के लिए जो है गवर्नर का साइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक गवर्नर साइन ना करे तब तक वो बिल कानून नहीं बनता है, उनके साइन के द्वारा बाद ही उस राज्य के अंदर वो बिल कानून बनता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है, यानी कि वित्तीय शक्तियाँ क्या है। प्रोवाइड परमिशन टू इंट्रोड्यूस मनी बिल। मनी बिल जो है राज्यसभा में, सॉरी विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नर की। गवर्नर के परमिशन के द्वारा ही जो है विधानसभा में मनी बिल को प्रस्तुत या इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट बताए एनुअल सप्लीमेंट्री बजट्स ऑन हिज नेम। यस, जब भी हर राज्य में अपना बजट प्रस्तुत होता है, हर राज्य सरकार का जब भी सरकार जो है बजट प्रस्तुत करती है तो ये बजट जो है उनके नाम पर ही प्रस्तुत किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है स्टेट असेंबलीज में। कंट्रोल ओवर द स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड है। स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड्स में भी कंट्रोल जो है गवर्नर का होता है कि इस फंड का यूज़ कब करना है कब नहीं करना। ये आकस्मिक फंड होता है, यानी कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, बाढ़ की स्थिति आती है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है तो वैसी स्थिति में इस फंड का यूज़ किया जाता है और गवर्नर इस फंड को इशू कर सकते हैं, यानी कि लागू कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग करना है कैसे नहीं करना वो गवर्नर की परमिशन से ही होता है। सो कंट्रोल ओवर द स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड। नाउ पावर ऑफ पार्डनिंग, यानी कि माफ़ करने की शक्तियाँ गवर्नर के पास होती हैं। तो पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स ऑफ परमिशन, पनिशमेंट और टू सस्पेंड। यस, जब भी किसी को कोई सज़ा सुनाई जाती है यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई है या फिर लंबी सज़ा दी गई है तो उस सज़ा को जो है माफ़ करने का अधिकार गवर्नर के पास होता है राज्य के अंदर। कि राज्य की जेल के अंदर ऐसा हुआ है, कोई काम ऐसा हुआ है तो गवर्नर के द्वारा राइट होता है कि वो उनको माफ़ कर दे या सज़ा को कम कर दे, इस सज़ा को टाल दे। ये केवल जो है गवर्नर के पास ये अधिकार होता है। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो वैसी स्थिति में उसे उस फांसी सज़ा को टालने का अधिकार जो है गवर्नर के पास होता है। यदि ये मामला जो राष्ट्रीय स्तर का है यानी नेशनल लेवल का है तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का ये अधिकार होता है। यस, प्रेसिडेंट का यहाँ अधिकार होता है कि वो उनकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वैसे ही जब राज्य की बात है तो वहाँ पर गवर्नर ये रोल प्ले करते हैं। देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि जो ऐसी पावर जो है केवल जो है गवर्नर की समझ पर डिपेंड करती है, वहाँ पर किसी से बाउंडेड नहीं है। वैसे तो गवर्नर इज एडेड और एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो गवर्नर राज्यपाल है राज्य के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं। यस, हेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जो भी कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा नेतृत्व में होती है, यानी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर काम करते हैं। यानी कि जो भी गवर्नर या सॉरी सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नर को अपने पावर फंक्शंस प्ले करने होते हैं। ये बात तो ये कंट्रोल दिखाती है कि जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी काउंसिल मिनिस्टर है वो रियल पावर रखती है, ना कि गवर्नर। बट यहाँ पर कुछ ऐसे काम हैं जब गवर्नर अपनी समझ पर खुद करते हैं, यहाँ पर किसी एडवाइस पर या किसी के एड पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो गवर्नर में रिपोर्ट द सिचुएशन टू प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। यस,
आर्टिकल 356, यस, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? जब भी ये तय हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है ठीक प्रकार से राज्य में काम नहीं कर रही है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने काम करने में संविधान के अनुसार वो फेल हो रही है। तो वैसे स्थिति में गवर्नर जो है ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, राज्य में राज्य सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। तो यहाँ पर गवर्नर की समझ पर काम होता है। सेकंड स्थिति ऐसी है कि गवर्नर में रिजर्व बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, जब भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कोई बिल पास किया गया और बिल को लगे, गवर्नर को लगे, तो गवर्नर के पास जो है बिल जाता है भाई लॉ बनने के लिए। अब गवर्नर को लगता है कि बिल जो है राष्ट्रीय स्तर के मामले का है या कुछ ऐसा बिल है जहाँ पर जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो जो बिल को रिजर्व रख सकते हैं। किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट एक बार उन्हें देखेंगे, उसको उस बिल को देखेंगे तभी बिल को पास किया जाएगा, यानी कि उनकी कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व रख सकते हैं गवर्नर अपनी समझ पर। यहाँ पर किसके एडवाइस पर काम नहीं करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं पोजीशन ऑफ द गवर्नर, यानी राज्य में राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, क्या उनका महत्व होता है। इस वीडियो में हम इसके कंक्लूजन में जानने का प्रयास करते हैं। सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यस, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं अपने देश में, वही जो बात हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल होती है। सो द रियल पावर आर एक्सरसाइज बाई इट। तो जो रियल पावर है, जो वास्तविक शक्तियाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम के द्वारा ही प्ले होती है, उनके द्वारा ही फॉलो या फंक्शंस की जाती हैं, ना कि गवर्नर के द्वारा। गवर्नर जो है नॉमिनेटेड होते हैं, नॉट इलेक्टेड। सो गवर्नर की पोजीशन सिर्फ इतनी है राज्य के अंदर एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और ये गवर्नर जो है ये डिसाइड ये तय करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य के अंदर कुछ कंट्रोल है। यस, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं गवर्नर। बात समझ आ गई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है गवर्नर को और वो एज एजेंट काम करते हैं स्टेट के अंदर, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक कंट्रोल स्टेट के अंदर रहे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।